नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हमने एक वीडियो पूर्व में पाठ्यक्रम की चर्चा पर बनाया था, जिसमें हमने सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा की थी। लेकिन आप जानते हैं कि राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में अन्य विषयों के साथ हिंदी साहित्य विषय भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध है और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगभग 4 जो सेक्शन है हमारे, उसमें हिंदी साहित्य का पेपर चलता है और हिंदी साहित्य विषय जो है उसके पाठ्यक्रम को लेकर के आज हम हमारी दूसरी कक्षा में उपस्थित हुए हैं। तो जिन विद्यार्थियों के पास हिंदी साहित्य विषय जिन्होंने लिया है, उनके लिए यह पाठ्यक्रम संबंधी वीडियो देखना बहुत उपयोगी रहेगा। ये जो हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है, इसकी अवधि 3 घंटे की है और इसका पूर्णांक 100 अंक का है। आप जानते हैं इसमें कोई बदलाव नहीं है और पेपर जिस समय होगा परीक्षा जब होगी उस समय और भी इस पर कोई बदलाव हो सकता है। जैसे इस बार जब बीए तृतीय वर्ष के पेपर हुए थे तो उसमें कुछ अवधि और पूर्णांक जो है जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा कम कर दिया गया था। लेकिन अभी आपको यही मान करके चलना है कि 3 घंटे का पेपर होगा और 100 अंक का पेपर होगा। इस पेपर का नाम है आदिकाल व भक्तिकाल। यहाँ आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास पर अलग से एक पुस्तक चलती थी और हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 काल मुख्य रूप से बांटे गए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो बीए प्रथम वर्ष में आपको आदिकाल और भक्तिकाल का अध्ययन करना है। उससे संबंधित जो साहित्य है बीए प्रथम वर्ष में आदिकाल में और भक्तिकाल में जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी साहित्य की चर्चा होगी और उसके संबंध में आपको अध्ययन करना होगा। तो देखिए, पाठ्यांश के रूप में, काव्यांश के रूप में आपको कुछ कवि दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले विद्यापति का नाम आया है और विद्यापति की कुछ रचनाएं जो कि विद्यापति पदावली से संकलित की गई हैं। विद्यापति श्रृंगार के कवि हैं, कुछ लोग इनको भक्ति का कवि भी मानते हैं। लेकिन अगर हम तटस्थ होकर के देखें तो विद्यापति जो हैं वो आदिकाल और भक्तिकाल की मध्य की कड़ी हमें दिखाई देते हैं। विद्यापति के साहित्य में आदिकालीन और साथ साथ भक्तिकालीन प्रवृत्तियां हमें दिखाई पड़ती हैं। कहीं कहीं ये भक्त कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं तो कहीं ये आदिकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां इनके साहित्य में दिखाई पड़ती हैं। इनकी भाषा मैथिली है और मैथिली भाषा में इन्होंने जो रचना लिखी है पदावली, उसमें इन्होंने राजा शिव सिंह और रानी लक्ष्मी देवी के जो दैनिक भोग विलास हैं उनका वर्णन कृष्ण और राधा को आधार बना करके किया है। तो इनकी साहित्य की चर्चा हम करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरे कवि के रूप में जिन्हें शामिल किया गया है, कबीरदास भक्तिकाल के संत काव्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनके लगभग 25 साखियाँ और 7 पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इनको हम पढ़ेंगे। जायसी का नागमती संदेश खंड, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावती वियोग खंड या नागमती संदेश खंड पूर्व में आपने कभी पढ़ा होगा अपने पाठ्यक्रम में 10वीं 11वीं 12वीं में। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी साहित्य के रचनाकार हैं जो कि भक्ति काल की एक प्रमुख धारा है और नागमती संदेश खंड को हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धरोहर माना जाता है इस साहित्य के खंड को। तो ये जो दोहा चौपाई शैली में ये रचना लिखी गई है, उसकी कुछ दोहे और उसकी कुछ चौपाइयाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। 360 से 369 तक के जो दोहे हैं और चौपाइयाँ हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगी। सूरदास जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं, उन्होंने विनय के पद लिखे हैं। साथ ही साथ गोकुल लीला, मुरली महिमा और भ्रमर गीत इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उनके कुछ पद आपको पढ़ने को मिलेंगे जो कि सूर सागर से संकलित की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के कुछ पद आपको पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही साथ कवितावली जो उनकी अंतिम रचना है और कवित्व और सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी गई है, वे उनके कुछ कवित्व सवैया आपको लगभग 8 आपको पढ़ने को मिलेंगे। मीराबाई के पद जो कि मीराबाई राजस्थान की एक महत्वपूर्ण भक्त कवित्री मानी जाती हैं। कुछ लोग इन्हें संत कवियों में शामिल करते हैं, कुछ लोग इन्हें भक्त कवियों में शामिल करते हैं और माधुर्य भाव की भक्ति इन्होंने श्री कृष्ण की है।
मीरा मुक्तावली नाम से नरोत्तम स्वामी जी द्वारा जो संकलित है रचना, उसमें से जो पद हैं यहाँ लिखे हुए हैं, लगभग 20 या 15 पद हैं इनके, वो आपको पढ़ने हैं। रसखान जी जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और सवैया, कवित्व और सवैया में इन्होंने रचनाएं की हैं, महत्वपूर्ण रूप से सवैया में की हैं और कुछ सवैया आपको इनके पढ़ने को मिलेंगे। नंददास जो कि अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि माने जाते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इन्होंने एक रचना लिखी है भंवर गीत। ये जो भंवर गीत रचना है, ये भ्रमर गीत के आधार पर इन्होंने लिखी है, सूरदास जी से प्रेरणा लेते हुए इन्होंने लिखी है। और इस भंवर गीत में इन्होंने भ्रमर गीत का आश्रय लेते हुए गोपियों के वाक चातुर्य के साथ साथ सगुण भक्ति की महिमा बताई है, निर्गुण का खंडन किया है। इस तरह से नंददास की ये जो भंवर गीत रचना है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। साथ ही साथ आदिकाल और भक्ति काल का सामान्य इतिहास, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, आदिकाल के प्रमुख रचनाकार कौन से हैं, आदिकाल के जो साहित्य है उसमें कौन कौन से रूप हमें साहित्य के मिलते हैं, भाषा क्या है, आदिकाल के अध्ययन की समस्याएं कौन सी हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है। भक्ति काल का साहित्य में भी आपको भक्ति काल का जो इतिहास है उसमें भक्ति काल की परिस्थितियां क्या रही, भक्ति काल का विकास कैसे हुआ, भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, साथ ही साथ जो 4 धाराएं चलती हैं सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में, जो कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, संत काव्य, सूफी काव्य, ये जो 4 धाराएं चलती हैं, इन 4 धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, उनके प्रमुख रचनाकार कौन से हैं और उन रचनाकारों के साहित्य की कौन सी विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, वो सब आपको इसमें पढ़नी है। इसमें इस पेपर का जो चौथा भाग है उसमें व्याकरण से संबंधित कुछ बातें हैं जो कि काव्यशास्त्र या व्याकरण में शामिल होती हैं। तो शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आप पूर्व में पढ़ते आए हैं। छंद और अलंकारों की बात है। छंद अलंकार में छंद आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, चौपाई, दोहा, सवैया, कवित्व, कुंडलिया, पंचस्त, वसंत, तिलका, मंदा, क्रांता, मालिनी, द्रुत, विलंबित, ये छंद हैं। अलंकार में भी पूर्व में आप बहुत सारे अलंकार पढ़ चुके हैं, तो ये अलंकार आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ये छंद और अलंकार अपने पास उतार सकते हैं। अंक विभाजन देखिए किस तरह से किया गया है। 2 व्याख्याएं आएंगी आपकी संकलन से और 2 व्याख्याएं आएंगी भंवर गीत से। तो आप देखें भंवर गीत जो है एक रचना है और इसमें बहुत कम ही इन्होंने रोला छंद में ये लिखा है भंवर गीत। तो जो रोला छंद हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आसानी से 1 या 2 दिन में आप पढ़ लेते हैं और उसमें से 14 अंक की 2 व्याख्याएं आएंगी। और अगर आप देखें आगे तो आलोचनात्मक जो प्रश्न हैं उसमें से 2 प्रश्न तो संकलन से लिए जाएंगे 20 अंक के और 2 प्रश्न भंवर गीत से, यानी कि जो पहला और दूसरा खंड है उसमें से अधिकतम जो पेपर है वो कवर हो जाता है। तीसरे खंड में से जो है वो आदिकाल और भक्ति काल के इतिहास में से 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द शक्तियाँ से 6 अंक के और छंद अलंकार से 10 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखें आपकी पहला और जो दूसरा खंड है, पहला और दूसरा खंड में एक बार पीछे ले चलता हूँ आपको। पहला खंड तो वो जिसमें विद्यापति, कबीरदास, जायसी, सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई और रसखान, यहाँ तक ये पहला खंड है। दूसरा खंड केवल नंददास है और तीसरा खंड जो है वो आदिकाल भक्ति काल का इतिहास है। चौथे खंड में शब्द शक्तियाँ, छंद और अलंकार है। तो पहला खंड जो है, पहला जो खंड है और दूसरा खंड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा खंड में से केवल 16 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चौथे खंड में से 6 और 10 यानी कि 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, ये तो बात हुई प्रथम प्रश्न पत्र की। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न पत्र की, द्वितीय प्रश्न पत्र की, जो कि कथा साहित्य से जुड़ा हुआ है, कहानियों से जुड़ा हुआ है और आपको बहुत रुचिकर प्रतीत होगा। आप घर पे बैठ करके पुस्तक खरीद करके ये कहानियाँ आसानी से पढ़ सकते हैं और ये कहानियाँ वो कहानियाँ हैं जो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान अपना रखती हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और जो स्वर्गिक प्रेम है उसके विषय पर आधारित है कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपने प्रेम के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। तो एक आदर्श प्रेम का
उदाहरण प्रस्तुत करती हुई ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात एक यथार्थवादी कहानी है, किसान के जीवन से संबंधित कहानी है। किसान के जीवन की जो पीड़ा है, उसका जो कठोर यथार्थ है, उसको व्यक्त करती हुई ये कहानी है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई बहुत ही मार्मिक कहानी है और बाल मनोविज्ञान की कहानी इसको कह सकते हैं, या ऐसी स्त्री के मनोविज्ञान की कहानी कह सकते हैं जिसके पास अपना कोई बच्चा नहीं है, तो वह दूसरे के बच्चे को देख करके कभी ईर्ष्या करती है, लेकिन उसका जो कोमल मन होता है वह उस बालक से इतना प्रेरित हो जाता है, वह उससे धीरे धीरे प्रेम करने लगती है। और आप देखेंगे कि स्त्री हृदय की जो कोमलता है उसको व्यक्त करती हुई ये कहानी है। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार, ये जो व्यक्तिगत प्रेम पर राष्ट्र प्रेम को महत्व देती हुई कहानी है। जैनेन्द्र की जो पाजेब कहानी है, यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। आपने पूर्व में पढ़ी भी है शायद 11वीं या 12वीं में, तो आप देख लीजिएगा। यशपाल की कहानी जो साम्यवादी या प्रगतिवादी कहानी कही जाती है, पर्दा। आगे चलते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। इनकी कहानी पंचलाइट बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी, जो कि घर में बुजुर्गों के कम होते हुए सम्मान को व्यक्त करती हुई कहानी है। किस तरह से उन्हें उपेक्षित होकर के जीवन जीना पड़ता है हमारे बुजुर्गों को, और हमारे बुजुर्गों को हमें सम्मान देना चाहिए और उनका महत्व हमें भूलना नहीं चाहिए। उनके वृद्ध हो जाने पर हमें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह के संदेश देती हुई ये कहानी है वापसी। रांगे राघव की गदल जो है स्त्री सशक्तिकरण की कहानी के रूप में इसे देखा जा सकता है। विजय दानदेथा की जो कहानी है उजाले के मुसाहिब, ये एक व्यंग्य कहानी है और कह सकते हैं कि लोक कथा के माध्यम से उन्होंने राजनीति में जिस तरह से विसंगतियां बढ़ती चली जा रही हैं, राजनीति जिस तरह से दूषित होती चली जा रही है, उस पर व्यंग्य किया है इस कहानी में। उपन्यास दूसरे भाग में उपन्यास है महाभोज, मन्नू भंडारी का है। ये बाज़ार में आपको लगभग 100 रुपये के आसपास मिल जाएगा और कभी आप महाविद्यालय आएँ तो महाविद्यालय में इसकी कुछ प्रतियां उपलब्ध हैं, आप बारी बारी से इसे ले जा कर के पढ़ सकते हैं। हिंदी कहानी की परिभाषा, तत्व प्रकार, उद्भव और विकास। हिंदी उपन्यास की परिभाषा, तत्व प्रकार, उद्भव और विकास, ये दोनों ही जो बिंदु हैं ये आपको कहानी से पूर्व तो तीसरा बिंदु, कहानी की जो किताब आप लाएंगे उसमें ये तीसरा बिंदु आपको मिल जाएगा, और उपन्यास जो आप खरीदेंगे उसमें आपको ये चौथा बिंदु मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा पेपर है। यानी कि मुख्य रूप से तो यदि आप देखें तो कहानी और उपन्यास ही है। तीसरा और चौथा बिंदु तो आप देखें इनका एक सहयोगी बिंदु के रूप में मैं ऐसे कह सकता हूँ। अंक विभाजन देखें, 2 व्याख्या कहानी से आएंगी, 2 व्याख्या उपन्यास से आएंगी। आलोचनात्मक प्रश्न 2 प्रश्न कहानियों से आएंगे, 2 प्रश्न उपन्यासों से आएंगे, और ज़्यादातर तो यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरे और चौथे बिंदु में से, या तीसरी और चौथी जो इकाई है उसमें से 16 और 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 32 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 68 अंक के प्रश्न तो पहली और दूसरी इकाई से पूछे जाएंगे, जबकि 32 अंक के प्रश्न तीसरी और चौथी इकाई से पूछे जाएंगे। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर हम कहाँ से ये खरीदें? तो बाज़ार में हिंदी कहानी की किताब आपको मिल जाएगी, लगभग 50 या 60 रुपए की किताब मिल जाएगी। इसमें आपकी पहली और तीसरी इकाई आपकी उससे पूरी हो जाएगी, और बाज़ार में एक महाभोज नाम का उपन्यास आपको मिल जाएगा जो लगभग 100 रुपये के आसपास का होगा। ये भी आपको आसानी से बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा। मैं अपने विद्यार्थियों से एक आग्रह और करना चाहता हूँ कि जो आप सीरीज बिल्कुल न खरीदें बाज़ार से। अगर आप खरीद रहे हैं तो पुस्तकें खरीदें, और अगर आपको पुस्तक बाज़ार में नहीं मिलती है तो महाविद्यालय में जो हमारी लाइब्रेरी है उससे भी आप पुस्तक ले सकते हैं और कुछ दिन में पढ़ करके जमा करा सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मेरा ये विशेष आग्रह रहता है विद्यार्थियों से कि वो सीरीज न खरीदें, क्योंकि सीरीज में बहुत निम्न स्तरीय जानकारी होती है, और जो सामग्री होती है वह स्तरहीन सामग्री होती है, जिसे पढ़ करके विद्यार्थी पास तो हो सकता है लेकिन उसके अच्छे अंक नहीं आते हैं। और अच्छे अंक लाना बीए में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आने वाली जो आपकी परीक्षाएं होंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, आपका जो भविष्य निर्भर करेगा वो बीए के अंकों पर निर्भर करेगा। इसीलिए आप
मेरा विशेष आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके सीरीज़ न खरीदें और मूल पुस्तकों से ही आप अध्ययन करें। तो चलिए, आज की इस कक्षा से आपको बड़ा लाभ हुआ होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ आकर के हमारा ये पाठ्यक्रम का जो वीडियो है वह समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।